ओला और उबर टैक्सी सर्विसेज की शर्तों के साथ दिल्ली में इनकी इजाज़त दे दी गई है, लेकिन ये साफ कर दिया गया है कि कंटेनमेंट जोन में कोई गाड़ी नहीं जाएगी। साथ ही जो ड्राइवर्स हैं उन्हें मास्क पहनना होगा और साथ ही सवारियों के लिए भी मास्क पहनना अनिवार्य होगा। हमारे साथ शरद शर्मा है। शरद, मुझे आपका ख्याल आया जब ये खबर हमने देखी, क्योंकि आप भी ओला लेंगे अब अगर कहीं जाएंगे तो ऐसे में एक तो सेल्फी आपकी खींची जाएगी और वो ऐप पे डालनी होगी, मास्क आप पहनते ही हैं, सामान आपको अपना खुद उठा के डालना पड़ेगा गाड़ी में। लेकिन जो एक दिक्कत वाली बात नजर आ रही है, इतनी तपती गर्मी में 42-44 डिग्री में, और वो क्या मुमकिन हो पाएगा आपके लिए और लोगों के लिए कि खिड़कियां खुली रहेंगी, एसी बंद रहेगा? शशांक, मुझे लगता है कि जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ही मैं सोच रहा हूं, और जैसा हम दोनों सोच रहे हैं वैसे ही जितने लोग ये खबर देख रहे हैं और जो लोग टैक्सी यूज करते होंगे, ओला या उबर, उनके वो भी यही सोच रहे होंगे कि बहुत मुश्किल है। और मुझे लगता है कि बिल्कुल असंभव जैसी बात है कि मई जून की गर्मी में दिल्ली के अंदर दोपहर में तो खास तौर से अगर एसी चल भी रहा होता है तो मान के चलिए वो महसूस नहीं होता है। लेकिन ये माना गया है कि जो हवा का रिसर्कुलेशन है उससे कोरोना फैल सकता है, और कुछ मामले ऐसे आए भी हैं जिसमें यह शक जताया गया है कि हवा का रिसर्कुलेशन हुआ, कुछ लोग एक ही हवा में सांस ले रहे थे तो उसकी वजह से उनको कोरोना संक्रमण हुआ। तो इसलिए ये आदेश है, इसमें ओला ने नियम ये बनाया है कि एसी नहीं चलेगा किसी भी गाड़ी के अंदर, और जो खिड़कियां हैं वो खोल के रखनी पड़ेगी, और जो सवारियां हैं वो, जैसे कि एक मैं बिल्कुल इस तरफ बैठा हूं तो अगर 2 सवारियां हैं मैक्सिमम, 2 से ऊपर नहीं बैठ सकती, तो दूसरी सवारी को इस कोने पर बैठना होगा खिड़की के पास। तो ये बड़ी समस्या इसलिए हो जाएगी कि एक तो धूप है, ऊपर से एसी नहीं चल रहा, और जब गर्म हवा होगी, लू चलेगी, तो किस तरह से इसके अंदर आप बैठ पाएंगे, ये तो मुझे लगता है कि लोगों को खुद तय करना पड़ेगा कि उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं, क्या बहुत जरूरी है ट्रैवल करना, और अगर बहुत जरूरी है तो फिर तो किसी भी कीमत पर आपको अपने गंतव्य तक पहुंचना ही सब कुछ है, और अगर नहीं, अगर आप बहुत ज्यादा अर्जेंट काम नहीं है तो फिर अच्छा यही है कि आप घर पर ही रहें, जिससे कि आपको गर्मी में परेशान ना होना पड़े। और बिना एसी के गाड़ी के अंदर चलना बिल्कुल असंभव सी बात है दिल्ली के अंदर, कम से कम मई और जून की गर्मी के अंदर। जी, सब पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया। हालांकि हम पैसेंजर के नज़रिए से देख रहे हैं, उनके लिए दिक्कतें तो हैं, लेकिन जो गाड़ी चला रहा है, जो चालक है, उसके लिए भी ये मुश्किल लेके ही आएगा। ना एसी, ऊपर से आपको बार बार सफाई करनी होगी गाड़ी की, और काफ़ी सारी जिम्मेदारियां आपकी उस चालक की ही बनेंगी। और अब बात करते हैं नोएडा से दिल्ली की आवाजाही। दरअसल इस पर जो भी सख्ती चल रही थी वो अभी भी जारी रहेगी। दिल्ली और नोएडा के बीच का जो बॉर्डर है उसमें आसानी से आया जाया नहीं जा सकता है, वहां पर प्रवेश के लिए पास की ज़रूरत अभी भी जारी है। और फिलहाल ये इसलिए भी कुछ समझ में आता है कि कल 31 नए मामले सामने आए हैं। ओप्पो मोबाइल्स का अगर हम जिक्र करें, जी न्यूज़ की बात करें, वहाँ से मामले सामने आए थे। लेकिन नोएडा का अगर हम पूरा ओवरऑल जिक्र करें, 286 कोरोना केस हैं। अब ये जो कल के मामले सामने आए, उससे पहले तक 70% रिकवरी रेट भी था नोएडा में। सौरभ शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, क्या एक बार पहले खबर आती है कि बॉर्डर्स सील नहीं है, उन्हें अनुमति दे दी गई है और ऊपरी स्तर से ये मंजूरी मिली है, लेकिन इसको क्लैरिफिकेशन के लिए दोबारा पूछा गया है, इस वजह से ये विलंब है या कोई और बात है? विस्तार से समझाएं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब कल यूपी सरकार की तरफ से गाइडलाइन आई थी, जो एमएचए की गाइडलाइंस थी, उसमें यह साफ था कि इंटर बॉर्डर जो है वो मूवमेंट हो सकता है। लेकिन जो कल यूपी सरकार की गाइडलाइन आई है, और ये बाकी जो गाइडलाइंस हैं, इस बार एमएचए ने इजाजत दिया है कि राज्य सरकारें अपनी गाइडलाइंस बना सकती हैं, दे सकती हैं। जो कल यूपी सरकार से गाइडलाइन आई है उसमें और क्लैरिटी मांगी गई है। उसमें चूंकि जो बसेस हैं उनकी इंटरस्टेट जर्नी के लिए अलग से अनुमति देने की, यानी बिना परमिशन के जो दूसरे स्टेट से बसें आ रही हैं वो यूपी में नहीं आ सकती हैं, तो ये है गाइडलाइन में। तो इसी को लेकर के, प्राइवेट गाड़ियों को लेकर के भी क्लैरिटी मांगी गई है। यही वजह है कि आज सुबह सुबह जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है, डीएम है, उनकी तरफ से ये जो है मीडिया को प्रेस ब्रीफ भेजा गया है कि हम जब तक क्लैरिटी नहीं आती है तब तक जो दिल्ली और नोएडा का बॉर्डर है वो सील ही रहेगा। क्योंकि लगभग 1 महीने पहले जब यहाँ
पर केसेस जब बढ़ने शुरू हुए थे ज्यादा, तो यहाँ पर बॉर्डर सील कर दिया गया था और प्रशासन की तरफ से यही कहा गया था कि बहुत सारे केसेस हैं जो कि दिल्ली से नोएडा आ रहे हैं और उससे संक्रमण फैल रहा है। तो जो कल भी हमारी बात हो रही थी यहाँ पर अधिकारियों से, उनका यही कहना था कि देखिए आप आर्थिक गतिविधियां शुरू करना चाहते हैं, लेकिन इसके फायदे और नुकसान भी हैं। जब आर्थिक गतिविधियां शुरू हुई है तो देखिए किस तरीके से ओप्पो में जो है 9 कर्मचारी संक्रमित हो गए हैं और अभी 3000 से ज्यादा कर्मचारियों के टेस्ट अवेटेड है, तो हो सकता है उसमें भी पॉजिटिव लोग आए। और सेम जो है कहानी है वो एक मीडिया हाउस के साथ भी है जिसका ऑफिस सेक्टर 16A में है, तो इसको लेकर के भी चर्चा हो रही है। तो फिलहाल कल सबसे ज्यादा मामले आए थे, 31 मामले आए थे, और यही वजह है कि प्रशासन थोड़ा सा फूक फूक के कदम रख रहा है, हर चीज क्लैरिटी के साथ करना चाहता है। फिलहाल ज्यादातर जो यूपी की गाइडलाइंस है वो एमएचए की गाइडलाइंस के साथ सिंक है, वैसे ही है लगभग, लेकिन कुछ चीजों को लेकर क्लैरिटी और चाहिए। और बॉर्डर पर बहुत ज्यादा मूड में नहीं है नोएडा प्रशासन डील देने के, क्योंकि उनको लगता है कि दिल्ली से ज्यादा जितना ज्यादा मूवमेंट बढ़ेगा उतना ज्यादा कोरोना का संक्रमण जो है दिल्ली से नोएडा पहुंच के और नोएडा और ज्यादा जो है यहाँ पर केसेस बढ़ सकते हैं। तो हो सकता है कि शाम तक क्लैरिटी आए, लेकिन आज भी दिल्ली से नोएडा में लोगों को एंट्री नहीं दी जाएगी बिना पास के। अंजलि जी, तो इस बात का ध्यान रखें, जो लोग निकलना चाहते हैं घरों से, आज बॉर्डर आप पार नहीं कर पाएंगे। इस पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया आपका सौरभ। फिलहाल हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। एक तरफ जहां लॉकडाउन की छूट बढ़ गई है, वहीं कोरोना के मामलों में भी तेजी से उछाल आया है। अब देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 लाख के पार पहुंच गई है। अब तक कुल पॉजिटिव मामले 1,01,139 हो गए हैं। और रिकवरी रेट की अगर हम बात करें तो वो ज़रूर जो विश्व स्तर है उस तक पहुंच गया है। 39,174 लोग ठीक हुए हैं, 38.73% का रिकवरी रेट है। लेकिन जो 24 घंटे में लगातार मामले आ रहे हैं वो जो बढ़े हैं उसको लेकर ज़रूर चिंता का सबब बना हुआ है। हमारे साथ परिमल कुमार हैं जो शुरुआत से लेकर अब तक लगातार इन नंबर्स को, इन आंकड़ों को ट्रैक कर रहे हैं और इस पर नज़र बनाए हुए हैं। परिमल, इसको कैसे अब एनालाइज किया जाए? और आपकी अभी हाल में मुलाकात भी हुई थी, ICMR में भी अलग अलग स्तर पर आपने बातचीत की है। अब ये जो नंबर्स हैं, अब लॉकडाउन 4 शुरू हो चुका है और यहाँ पर रियायतें देने की बात हो रही है। अब बातें ये हो रही हैं कि अब आगे और रियायतों को बढ़ाया जाएगा, लेकिन जब आप अब इन नंबर्स को देखते हैं तो अब ये नंबर्स 5,000 डेली बेसिस पे छूने लग गए हैं। टेस्ट जो हैं वो हम 1 लाख के करीब कर रहे थे, 95,000 से 1 लाख, उन्हीं में ये नंबर्स बढ़ गए हैं। पहले 3,000, फिर 4,000, अब 5,000। तो ऐसे में क्या रिकवरी रेट एक जरूर अच्छा संकेत है, लेकिन ओवरऑल किस तरीके से एनालाइज किया जा रहा है इन्हें? देखिए, अच्छा संकेत कुछ और भी है शशांक, लेकिन ये आंकड़े चिंता पैदा करते हैं। करीब 110 दिनों में ये आंकड़ा हमने पहुंचा है। 30 जनवरी से अगर जोड़ेंगे, पहला मामला आया था, उसके बाद आज ये 1 लाख के पार हुआ है, तो करीब 110 दिन ये बैठता है। इसमें एक तो रिकवरी रेट बेहतर हो रहा है, दूसरी नंबर चीज ये कि मृत्यु दर को हमने लगभग कांस्टेंट रखा हुआ है। तीसरी नंबर चीज ये कि अगर तुलनात्मक अध्ययन करते हैं दूसरे देशों से, तो उसमें हम ये भी देखते हैं कि जो पूरे कहीं कहीं पे अमेरिका में करीब 4,000 लोग 1 लाख लोग में संक्रमित हैं, तो हमारे यहाँ 7 के आसपास है। तो ये सब खुशी का विषय हो सकता है, पॉजिटिव एस्पेक्ट हो सकता है, लेकिन ये चिंता पैदा इसलिए भी करता है क्योंकि जब अधिकारियों से पहले बात होती थी तो 15 मई का एक हवाला दिया जाता था। यानी उनके आकलन में था कि 15 मई के बाद हम इस स्थिति में होंगे कि हम आकलन कर पाएंगे कि ये किस दिशा में और कहां तक बढ़ता हुआ दिख रहा है मामला। लेकिन वो एक तरीके से फेलियर है। जो ब्यूरोक्रेसी ने सोचा, जो पॉलिसी मेकर्स ने सोचा, उसमें एक तरीके से फेलियर है। अब ये बात हो रही है कि कल कुछ अधिकारियों से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि जब तक ये माइग्रेंट्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंच जाते हैं जहां उनको पहुंचना है, तब तक इन आंकड़ों को लेकर आकलन करना बड़ा मुश्किल है। और हमने देखा कि 75 दिनों में पहले हमने 10,000 को छुआ, उसके बाद वो 8 दिन हो गया, 7 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, अब 2 दिन पे सिमट गया है जब हम 10,000 के नंबर को छू रहे हैं, नए नए केसेस 10,000 आ रहे हैं। तो ये तमाम चीजें चिंता का विषय है, इसमें से कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन बार बार ये कोशिश जरूर की जाती है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, उम्मीद देने की कोशिश, लोगों को उम्मीद देने की कोशिश कि कहां पे हम बेहतर कर रहे हैं। आंकड़ों पर ना जाएं और बाकी चीजों को आप देखें, रिकवरी रेट, ग्रोथ रेट को भी हम बहुत ज्यादा कांस्टेंट नहीं कर पाए, रोक नहीं पाए हैं।
तो वो एक तरीके से थोड़ा सा निराशा जरूर है उस स्तर पर, क्योंकि अगर उसको हम रोक पाए, उसको कांस्टेंट कर पाए, तो शायद इतने नंबर नहीं बढ़ेंगे। और अब तक ये भी अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत जगह से एक खबर आई कि जून जुलाई में हम लोग पीक देखेंगे। पीक देखने का मतलब जब इतने नंबर्स आ जा रहे हैं तो उस वक्त कितने नंबर आएंगे कल्पना करना थोड़ा सा मुश्किल है, और कितने तक ये नंबर जा पाएगा ये भी मुश्किल है। लेकिन एक बात बहुत सटीक तरीके से हमेशा कही जाती है कि जब तक कोई साइंटिफिक ब्रेक थ्रू नहीं मिलता है, कोई आप इंजेक्शन का आविष्कार नहीं करते हैं, कोई ऐसा इंजेक्शन जिसके जरिए आप लगा लें और आपको ये बीमारी ना हो, तब तक कोरोना का कोई इलाज फिलहाल नहीं है। जी बिल्कुल। और इस 1 लाख को पार करके हम 11वें नंबर पर पहुंच गए हैं पूरे दुनिया में, अगर आप आंकड़ों के और कोरोना के केसेस के लिहाज से देखते हैं। और वक्त है हमारी टॉप 5 न्यूज़ का। हम 5 खबरें आपको दिखाते हैं और इसका एक पोल रखते हैं हमारे एनडीटीवी इंडिया यूट्यूब चैनल पर, जहां पर जाकर आप उस पोल का हिस्सा हो सकते हैं और वोट कर सकते हैं किस खबर को आप विस्तृत तौर पर देखना चाहते हैं हमारे एनडीटीवी इंडिया चैनल पर और यूट्यूब चैनल पर। इसी क्रम में आज पहली खबर है, 1 लाख के पार हुए कोरोना केस, 11वें नंबर पर पहुंचा दुनिया में भारत। दूसरा जो खबर है जिस पर आप वोट कर सकते हैं वो है कि यूपी बॉर्डर, खास तौर पे नोएडा और दिल्ली के बीच में आने जाने में अभी भी मनाही है। तीसरी खबर उस दवा के बारे में है जो यूएस की एक कंपनी ने दावा किया है कि उसने वैक्सीन बना ली है। चौथी खबर सुपर साइक्लोन के बारे में है, जो अम्पन है, जो बंगाल और उड़ीसा में लैंडफॉल होगा उसमें अलर्ट हो चुका है। और जो 5वीं खबर है वो नेपाल की है, जहां नेपाल ने अपना नया नक्शा जारी किया है और कहा है कि कुछ इलाके उसके हैं, भारत के नहीं। तो क्या इसके पीछे चीन है? ये खबरें हैं, आप चुनिए, आप वोट कीजिए यूट्यूब चैनल पर और उसी हिसाब से हम आपको खबरें दिखाएंगे।